नमस्कार। लगभग हर भारतवासी नीति आयोग का नाम जानता है, यह नाम उसने सुना जरूर है। क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहते हैं कि नीति आयोग ने भारत में पहले कार्य कर रहे योजना आयोग का स्थान लिया है। ये भारत सरकार का वो थिंक टैंक है जो सरकार की आर्थिक नीतियों को फोरफ्रंट पर लाता है, राज्य सरकारों को सलाह देता है और प्रयास करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें और भारत आर्थिक रूप से विश्व की महाशक्ति बने और पूरी दुनिया में जाना जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जाने माने अर्थशास्त्री श्री राजीव कुमार जी से। राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। शुक्रिया जी। तो सबसे पहले आपसे हमें जानना चाहेंगे कि भला नीति आयोग और योजना आयोग में क्या फ़र्क है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है इस देश में। इस भ्रांति को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। नीति आयोग और योजना आयोग में कोई भी लेना देना नहीं है, किसी किस्म का, किसी तरह का भी। एक बिल्कुल नई संस्था है, नए मंशा से बनाई गई है, नए लक्ष्यों के साथ बनाई गई है। और योजना आयोग की जो एक डिसफंक्शनल हालत हो गई थी, उसको ख़त्म करके नीति आयोग का गठन हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है जिसमें कि ये है कि नीति आयोग एक ऐसी संस्था बने जो कि हिंदुस्तान में जो उसकी आर्थिक नीतियां हैं उसके लिए नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ पूरे समाज से, और समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि उद्यमी हुए या फिर एकेडमिक्स हुए या राजनीतिक कार्य हुए, उनसे इकट्ठा करके उनको एनालाइज करके फिर सरकारी तंत्र में डालें जिससे कि वो आगे चल सके। तो योजना आयोग का एक बड़ा भारी जो एक मकसद होता था वो ये था कि पूरे देश के लिए वो एक पंचवर्षीय योजना बनाएं। हमारा नीति आयोग में मानना ये है कि इतने विशाल और इतने विस्तृत और इतने मल्टीपल प्लूरलिस्टिक देश के लिए एक योजना, एक प्लान बन ही नहीं सकता। हर राज्य में हमारे लिए अलग होना चाहिए। तो हम राज्यों के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं और राज्यों के हम डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में उभरना चाहते हैं। और इसमें हमारे दो एक की वर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। हमारे देश में, जैसे मैंने बताया, इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में कोई ना कोई किसी क्षेत्र में बड़ी अच्छी चीज़ कोई हो रही होती है और वो दूसरे राज्यों तक पहुंच नहीं पाती। तो नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता है, अग्रसर है, कि उन अच्छी चीज़ों को, वो जो हमारी बेंचमार्क चीज़ें हैं, उनको हम पूरे बाकी सब राज्यों में फैलाएं। तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया कि राज्य एक दूसरे से सीख रहे हैं, उससे जो है वो। और फिर कम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो ये है कि अगर हम राज्यों में एक स्पर्धा पैदा करें, रैंकिंग करके, कि भाई आप शिक्षा में अब पहले थे, अब चौथे रह गए, या 10वें थे अब 5वें पे आ गए, और उस पर हम रैंकिंग करें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे। तो राज्य को जब ये स्पर्धा में राज्य उतरेंगे तो फिर एक कम्पिटिटिव गुड गवर्नेंस की बात आएगी। और बड़ी भारी जो चीज़ मैं जो हमेशा कहता हूँ ये है कि हमारे देश में हमने 70 साल तक इसकी कीमत चुकाई है, मगर अब टाइम आ गया है कि हम डेमोक्रेसी का एक डिविडेंड पैदा करें। और डेमोक्रेसी का डिविडेंड, डेमोक्रेटिक डिविडेंड हम राज्यों में स्पर्धा पैदा करके ही कर सकते हैं। तो वो जो है वो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का आयाम है जो कि हम नीति आयोग में हम इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। पिछले महीनों में हम सब देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है। इसके अलावा रुपया भी डॉलर के सापेक्ष पिछले 2-3 महीनों में बेहतर स्थिति पर है। तो इन सब का क्या असर देखते हैं आप भारत की अर्थव्यवस्था पर? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ब्रेंट की कीमतें जो $80 तक पहुंच गई थी वो अब कम हो गई, क्योंकि इससे हमारा जो वित्तीय ढांचा है, जो वित्तीय जो हालात है, उस पर भी अच्छा असर पड़ता है, फिर महंगाई पे भी अच्छा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, क्योंकि हम 80% अपनी एनर्जी जो है वो आयात करते हैं। तो इस आयात की अगर दाम जो बढ़ जाते हैं तो आयात के दाम बढ़ने से जो है वो फिर हमारी जो पूरी हालत, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, उसकी हालत में जो है वो जाहिर है कि उसमें एक स्ट्रेस आ जाता है, काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है। तो इसके हर तरह से देखा जाए तो तेल के दाम कम होने से हमें फ़ायदा ही है। मगर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जो ये निर्भरता है आयात पर, एनर्जी के आयात पर, इस पर कम करने की हमें भरसक कोशिश करनी चाहिए। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा आह्वान किया है कि 175 गीगावाट
मतलब 1,75,000 मेगावाट बिजली हम सौर ऊर्जा से पैदा करेंगे। और उसके साथ ही में हम लोग विंड एनर्जी की बात करते हैं और वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं। फिर गन्ना हमारा जो है वो आए दिन ये उसमें एक त्राही मची रहती है कि ज़्यादा पैदा हो गया। गन्ने के रस को हम लोग मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे फिर एनर्जी बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके हमें अब ढूंढना है और इन पे बड़े मिशन मोड में काम करना है कि हम अपने देश में खुद अपनी ऊर्जा पैदा करें और जितनी आयात पे हमारी निर्भरता है उस पर हमारी बहुत और कम हो जाए। क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि जहाँ दाम बढ़े तो हिचकी आना शुरू हो गई, जहाँ दाम कम हुए तो फिर फैल बख्शी शुरू हो गई। ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा मुनासिब नहीं हैं। तो इसको एक सीधी लाइन में लाना ये बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने पिछले वर्षों में तमाम ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम पड़ेगा, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जैसे जीएसटी। और इन सब का असर है कि पिछले वर्षों में लगभग 1 करोड़ से अधिक खाते देश में खुले हैं। तो हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे कि इन सब का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। कोई भी ऐसी नई चीज़ शुरू होती है, इतने बड़े पैमाने पर शुरू होती है, ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि दशकों की आदतों के विरुद्ध हो, तो उसमें जाहिर है कि थोड़ी सी हिचकिचाहट तो आती है। मतलब हमारी जो आर्थिक गति है उसमें थोड़ा सा तो उसका सबसे अच्छा जो एक बुजुर्गवार ने मुझे बताया, जबकि वो बैंक की लाइन में लगा हुआ था, ये था कि छलांग लेने के लिए कभी कभी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तो वो स्थिति होती है। मगर बहुत खूब बात यह है कि इस सारे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने अभी जो भी आंकड़ा निकला है कि इस साल 18-19 में हम 7.2% के गति से आगे बढ़ेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार 70 साल में, कि हम 5 साल में 7.1 की गति से बढ़ेंगे और हमारा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 4% से 4% से कम होगा। तो जो हमारी ग्रोथ है उसके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो दोनों साथ साथ चले, ये मेरे ख्याल में ऐसा पहला कभी किसी भी और सरकार ने इसको हासिल नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आने वाले दिनों में होगा वो ये है कि आपको जैसे पता ही है कि हमारे यहाँ हमेशा से कहा जाता था भाई कोई 30, कोई 40, कोई 50% जो हमारी जो आर्थिक गतियाँ हैं वो कहते थे कि ब्लैक में हो रही हैं, उनका कोई ब्यौरा नहीं है, उनका कोई, और वो सब, और एक कल्चर भी बन रहा था कि कैसे भी कमाओ मगर कमाओ। तो डिमोनेटाइजेशन ने तो एक उस कल्चर को बहुत बड़ी ठेस दी कि भाई कमाना है तो मेहनत से कमाओ और सच्चे ढंग से कमाओ। जीएसटी की वजह से और जो डायरेक्ट टैक्स में जो अभी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं और जो आपका ये जो अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, उससे ये एक और बड़ा भारी प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको कर के दायरे में रहना है। और जो बहुत सारे दायरे हमारे करों के बाहर थे वो इसमें आएंगे। उसके आने की वजह से क्या होगा कि सरकार की वो कुव्वत बढ़ेगी कि जिससे कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, बिजली है, उन सब पे ज़्यादा खर्चा कर सके। और ये जो एक पुराना एक चल रहा था कि जो सरकार ने हाथ एकदम मान लीजिए जैसे डाल दिए थे कि हमसे नहीं होगा, ये तो निजी क्षेत्र से करवाओ। निजी क्षेत्र से करवाने का मतलब ये कि आम आदमी के लिए नहीं काम होता है। तो ये मेरे ख्याल में अब आपने देखा कि मोदी जी ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं, उज्ज्वला है और आपका जो है वो पहल है या सौभाग्य है, इनमें उनका यही मकसद है कि जो आखिर में जो लोग हैं, जो अंत्योदय मतलब लाइन के आखिर में हैं, उन तक ये सब चीज़ें पहुँचें। मगर उसके लिए कहाँ से मुहैया करेंगे रुपये? सारी जो रसद है वो इसी से आएगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है आनंद प्रकाश जी कि हमारे एक बहुत सुनहरा जो है वो युग आने वाला है, क्योंकि बेईमानी कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जो आम व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने के अवसर पर्याप्त होंगे। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 4 वर्षों में जो भारत की जीडीपी है वो 6.5 से 7.5 के बीच रही है। और आपको बता दूं कि ये चीन की जीडीपी से भी ज़्यादा है, जो सामान्य रूप से 6.9 के आसपास रही है। जीडीपी का किसी भी देश की उन्नति में, आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 6.5 से 7.5 के बीच रहने वाली भारत की जीडीपी किस प्रकार से आप राजीव कुमार जी सोचते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं और ये सस्टेन कैसे रहेगी?
नहीं, बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि इतने अच्छे कदम कुछ उठा लिए गए हैं पहली बार, कि जैसे कि हमारा एक मैंने और तो गिनाए थे, जैसे कि और साथ में कि कृषि क्षेत्र का नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन अब बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत ही हमारा अभी भी वर्ग पिछड़ा सा हुआ था। साथ में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, या फिर जैसे ई मोबिलिटी की बात, हम नीति आयोग में हमने एक बड़ी नीति हम लोग बनाए, अभी उसको आने वाली भी सामने, कि हम पेट्रोल के वाहनों से हटकर बिजली के वाहनों पर जाने वाले हैं। हमारी उम्मीद ये है कि 2 करोड़ दो पहिए वाहन हमारे हर साल बनते हैं, इनमें हम अगले 3 साल में 50% बैटरी चालित कर दें इनको। तो आप समझिए कितनी बड़ी पर्यावरण की भी होगी और कितना आयात भी कम होगा। तो मुझे तो ये लगता है प्रकाश जी कि हम एक कगार पर हैं, और ऐसी कगार पर हैं कि अगर हमें अगर राजनीतिक स्थिरता मिल गई तो ये हम बाकायदा अगले 5 साल और 10 साल हम 8-9% से ज़रूर हमारी गति होगी, और बिना मुद्रास्फीति के, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो गरीबों के ऊपर सबसे बड़ी मार होती है, क्योंकि और ख़ासतौर से फूड इन्फ्लेशन, और पिछली सरकारों में हालत हो गई थी कि 10% से ज़्यादा हो गया था। जो कदम इन 5 साल में उठाए गए हैं ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, मगर अगर ये चल गया तो कोई शक ही नहीं मुझे कि 7 नहीं, हम लोग 8, 9 और 10, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है। जितने हमारे इस समय जो युवा हैं हमारी, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस पूरे करने के लिए 7 दशमलव पर्याप्त नहीं है, उनको तो 8, 9 और 10 चाहिए, और वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। भारत के आर्थिक विकास में 3 सेक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्विस सेक्टर, जिसका योगदान लगभग 55% के आसपास है, इंडस्ट्री सेक्टर, जिसका योगदान लगभग 25% के आसपास है, और सबसे नीचे आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 18% के आसपास है। पिछले दिनों में तमाम जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी इमिग्रेंट पॉलिसी को बहुत कठोर बनाया है, तो सर्विस सेक्टर में उसका असर पड़ने की संभावना है। प्रश्न ये है कि इन हालात के मद्देनज़र आप क्या देखते हैं राजीव कुमार जी कि हिंदुस्तान का भविष्य कैसा है? सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़ेगा या कम होगा? इसका असर सर्विस सेक्टर पर कुछ हद तक तो आएगा ही, क्योंकि विकसित देश जो हैं वो अब इस तरह से उतर आए हैं कि जो हमारे यहाँ के अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको लाने में वो कुछ रोड़े लटका रहे हैं वगैरह। मगर अभी आपने अगर हाल में सुना हो कि पिछले महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये बात समझ में आ गई कि उनके बिना उनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, जिसमें कि सारा काम सॉफ्टवेयर का ही है, चाहे वो रोबोट्स हों, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर वो स्पेस का काम हो, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा दरकार है। तो इसलिए उन्होंने अभी हाल में ही अनाउंस किया कि वो पूरी H1 वीज़ा पॉलिसी को अपने बदलेंगे, जिससे कि वो टैलेंट को ला सकें। मगर मेरा ख्याल प्रकाश जी एक तरफ और है, वो ये है कि हमें अब अपने सर्विस सेक्टर को हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था में ज़्यादा उसका जो है वो योगदान होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बात बताता हूँ। कृषि क्षेत्र का आपने जिक्र किया, अब ये टेक्नोलॉजी हमारे को हासिल है कि हम खेतों में बहुत सस्ते दाम के सेंसर्स लगा दें। सेंसर्स लगाने के बाद वो पूरे खेत का बता देते हैं कि इसको पानी की कितनी कमी है, या इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी एक जगह रीडिंग हो जाती है, और ऑटोमेटिकली वो पंप चलना शुरू हो जाता है, और जब वो पूरी हो जाती है तो बंद हो जाता है। अब आप इस रेगुलेटेड तरह से अगर आप अपनी सिंचाई करें और जिसे कहते हैं न्यूट्रीगेशन करें, पूरी कैलिफोर्निया में ये हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे आम के दरख्त जो हैं वो क्यों उनमें पानी ना पहुँचे? जो आम के इतने बागान हैं हमारे, उन सब में अगर हम ये लगा दें तो आम की उपज हमारी कम से कम चौगुनी हो सकती है। तो अब ये सारी जो है वो सॉफ्टवेयर की बात है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे यहाँ मुहैया होंगे तो हमें ज़ाहिर है कि हमें उनको कम वेतन दे के उनको हम इन सब कामों पर लगा सकते हैं। मैं सैकड़ों उदाहरण आपको इसे गिना सकता हूँ जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी से, जो कि सॉफ्टवेयर पे आधारित है, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा और गति। पढ़ाई के सिलसिले में मूक्स की बात आपने सुनी होगी, वो जिसे कहते हैं कि मूक्स जो कंप्यूटर पे जो सबक सिखाए जाते हैं, मैसिव ऑनलाइन लर्निंग, वो सारे के सारे ये हैं कि आपका कोई भी लेक्चर हो उसको आप वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना के क्लाउड में दे दीजिए, लाखों बच्चे बिना कहीं स्कूल जाके उसको पढ़ सकते हैं। आप हज़ारों नर्सेज घर बैठ के ट्रेन कर सकते हैं।
तो ये जो सर्विसेज सेक्टर है उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करें तो कहीं ज़्यादा रिटर्न होंगे। बचपन में लिखे जाने वाले निबंध में हम लिखा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज़ादी के बाद से जो कृषि सेक्टर है वो लगातार नीचे आ रहा है और इसका योगदान मात्र 17-18% रह गया है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है जब एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है? अब आप ये भी तो समझिए कि 1950 से और अब तक हमारा जीडीपी जो है वो मेरे ख्याल में कोई 100-150 गुना बढ़ गया है। मतलब अगर आप पहली पंचवर्षीय योजना लें तो उस पंचवर्षीय जीडीपी जो था उस समय 25,000 करोड़ था, अब 2 लाख करोड़ है। अब 2 लाख करोड़ का 17% 25,000 के 40% से भी कहीं ज़्यादा है। तो कृषि कम नहीं हुई है, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है। पहले हम लोग 40 मिलियन टन उगा पाते थे पूरा अनाज, पूरा खाद्यान्न। आपको याद होगा, मैं आप तो तब नहीं, बहुत छोटे थे, मैंने वो दिन देखे जबकि हमसे कहा जाता था कि एक दिन अन्न मत खाओ। मिस अ मील लाल बहादुर शास्त्री जी ने, क्योंकि हम लोगों के पास हमें अमेरिका से आयात करना पड़ता था और लोग कहते थे फ्रॉम शिप टू माउथ। तब अब बताइए 60 मिलियन 6 करोड़ टन हमारा गेहूँ स्टोर में पड़ा हुआ है। तो हम एक उभर के आए हैं एक कृषि स्केर्स हालत से एक कृषि सरप्लस हालत में। अब हमारे किसान निर्यात करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बल्कि थोड़ी सी मुश्किल बात यह है कि 17% हमारा उसका जो है वो योगदान है और उसमें अभी भी 40% हमारे मजदूर उसमें कार्यरत है। ये गलत बात है, क्योंकि इसका मतलब ये कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। इसके मतलब ये कि उनकी आमदनी कम है, इसका मतलब ये कि उनका रहना सहना ठीक नहीं है और ये हमें बेहतर करना है। तो इसलिए हमें बेहतर करने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। भारत में चुनाव के समय तमाम वादे किए जाते हैं, पार्टीज तमाम वादे करती हैं और उसी आधार पर चुनाव बनते और बिगड़ते हैं। ऐसा ही एक वादा है लोन वेवर स्कीम का, यानी कि किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना। हम जानना चाहेंगे श्री राजीव कुमार से कि ये जो किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना है, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालती है? नीति आयोग में हम लोगों ने अभी एक हाल में एक अपनी बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी कह रहा हूँ, आप भी देखिएगा, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 निकाली है। उसमें हमने 3 चैप्टर, 41 में से 3 हमारे जो चैप्टर हैं वो कृषि क्षेत्र पर ही दिए हैं, क्योंकि इसकी बहुत महत्वता है। उसमें हमने ये कहा है कि अब हमें मूल चूल परिवर्तन करना है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि किसान को वो सिर्फ एक कमोडिटी पैदा करे वो रखना वो बिल्कुल गलत बात है। उसको एक प्रोडक्ट पैदा करना है। उसका उदाहरण ये है कि किसान टमाटर उगाता है, 54 किलो भी बिकता नहीं तो वहीं फेंक देता है, क्योंकि कौन मंडी ले जाए। अभी उसी टमाटर को आप टमाटो प्यूरी बना लीजिए तो उसके दाम कम से कम 10 गुना बढ़ जाते हैं। और उसका आप यकीन जानिए आप प्रकाश जी, हम उसका 3000 करोड़ आयात करते हैं, क्योंकि पिज्ज़ा के ऊपर वही लगता है। अब बताइए, एक तरफ तो 3000 करोड़ का आयात, दूसरी तरफ किसान जो टमाटर उगा रहा है उसकी बुरी हालत। एक छोटी सी मशीन आती है, उसको आप ट्रेलर पे ले जाइए, उसको वहीं पे टिन में वो टमाटो प्यूरी करके दे दीजिए, उसको 54 की जगह कम से कम 4 रुपये किलो उसी हासिल है। ये कृषि क्षेत्र का ये जो एक मॉडर्नाइजेशन है, ये अब बिल्कुल लाजिम है। और इसमें हर चीज़ में हमारे यहाँ सिर्फ 10% जो आउटपुट है कृषि का वो प्रोसेस होता है, 90% होता नहीं, 25% बर्बाद हो जाता है, क्योंकि किसान से लेकर आप तक आने में कम से कम वो 4 जगह पार करता है। हर जगह पे वो थोड़ा थोड़ा फेंका जाता है, दाम बढ़ते जाते हैं। इन्फ्लेशन को हमने देखा पिछले दिनों, वो एक ब्रैकेट के अंदर ही रहा और शायद ऐसा ज़रूरी भी था, सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें थीं। तो लेकिन इन्फ्लेशन पर असर मूल रूप से खाद्य पदार्थों का होता है, टमाटर प्याज का। तो क्या वजह है इन्फ्लेशन के साथ, क्या कोरिलेशन है उसका? सबसे बड़ा जो उसका कंपोनेंट होता है वो है खाद्यान्न, वो है मतलब कृषि क्षेत्र। उसके वही बात सही है। उसमें बात यही है ना कि उसी के दाम ही कम करके तो एक तरफ उस पर कंट्रोल आ गया और हमारी जो सप्लाई साइड है वो बढ़ गई और अच्छी हो गई, तो इसलिए वो दाम कम रह रहे हैं। मगर साथ में हमें और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारी बिजली है, अब वो क्यों इतनी महंगी हो, ज़रूरी नहीं कि इतनी उसको महंगी हो, या फिर हमारे और जो किस्म की चीज़ें। मगर सबसे बड़ी चीज़ फिर वही है कि अगर हम अपने कृषि क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम अगर बेहतर कर लेंगे, उसके यील्ड्स हम बेहतर कर लेंगे और उनका जो उपज हो रही है उसका ठीक इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में एक बड़ी चीज़ वो है व्यापार की, कि जो हमारे ट्रेडिंग मार्जिन्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम जिसे कहते हैं फार्म टू फोर्क
इसमें जो है वो कम कर दें तो हमें इन्फ्लेशन का खौफ जो है वो नहीं सताएगा। यूँ तो हम जानते हैं कि भारत 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में नहीं है जहाँ तक डीजल और पेट्रोल के दामों की बात है, लेकिन फिर भी तेल के दाम आम आदमी पर बहुत असर डालते हैं। तो कैसे उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम काबू में रख सकते हैं? इसके दो पहलू हैं सर। एक तो ये है कि हम लोग जब तक अपने डीजल पेट्रोल के आयात पे निर्भर रहते हैं तब तक हमें जो वैश्विक बाज़ार में जो उसके दाम है वो लामाला हमें यहाँ पे लगाना ही पड़ते हैं, उनसे आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें अगर आप सब्सिडी देते हैं तो पूरा वित्तीय घाटा होता है, फिर सरकारें क्या बहुत मुश्किल होती है, कंपनी बैठ जाती हैं। तो वो तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि मगर उसको जैसे हम लोगों ने पहले बात करी कि उस आयात को हम अगर अपने घर में देश में ऊर्जा पैदा कर सके, और जैसे कि मान लीजिए जितनी ये डीजल पे बसें चल रही हैं उनको हम बैटरी से चलाने लगे, तो एक तो वो है कि उसका सब्स्टिट्यूशन करें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम काफ़ी कर लगाते हैं डीजल और पेट्रोल पर, वो मजबूरन इसलिए लगाना पड़ता है कि बाकी जगहों से कर हमें मिलते नहीं। हमारी अधिकांश 124 करोड़ की हमारी आबादी है, कुल 7 करोड़ उसमें से हमारे करदाता हैं। 4 साल पहले तक इस सरकार के आने से पहले तक कुल 3.5 करोड़ ही थे। अब इसके जब अगर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे, जब जीएसटी में वो लोग जो कि कभी जिन्होंने टैक्स दिया ही नहीं वो जुड़ेंगे तो हमारे कर बढ़ेंगे, तो हम इन पे कर अपने कम कर सकेंगे। ये इन 2 कदमों से हमारी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार से। श्री राजीव कुमार ने पढ़ाई लिखाई लखनऊ में की, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी गए और उसके पहले सेंट स्टीफेंस में थे। तो एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है श्री राजीव कुमार जी के लिए कि भला ये सेंट स्टीफेंस और ऑक्सफोर्ड के बीच में लखनऊ कैसे आ गया, उसकी किस्मत कैसे चमक गई? लखनऊ ने मुझे पनाह दी, और पनाह ऐसे दी कि जो थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, क्योंकि वो ये कि मैं सेंट स्टीफेंस से भाग गया था इनकलाब करने, और इनकलाब तो नहीं हो पाया क्योंकि वो झूठा था। तो वहाँ से पिटा के फिर लखनऊ आया, क्योंकि ये मेरा वतन है, यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, और उन्होंने मुझे पनाह दी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मुझे पनाह दी, तो मैंने अपना बीए और एमए दोनों यहाँ से पूरा किया और फिर पीएचडी भी यहीं से पूरी करी। और मैं तो और अगर लखनऊ ना आता तो मतलब एक तो ये कि बिल्कुल भी जो अपना संस्कृति है जो अपनी उससे महरूम रह जाता, और दूसरी चीज़ कि कभी भी उतना उठने की हिम्मत नहीं हो पाती जितना कि होती है जबकि ज़मीन से लग जाओ ना। क्योंकि मैं 7वीं दर्जे में दिल्ली चला गया था स्कॉलरशिप पर, तो 12 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक दिल्ली में रहा, तो कुछ वो जड़ें नहीं थी। तो यहाँ के जड़ें मिली, उर्दू सीखी, लोगों से मिले, एक नई उसमें आए। तो लखनऊ का तो मैं बिल्कुल एहसानमंद हूँ हमेशा से, और ये तो ख़ास बात है कि लखनऊ छूट गया, मगर कहते हैं ना लखनऊ कौन छुड़ाए, लखनऊ वाली बात है। और अब हम इस समय अंतिम चरण में हैं आज के साक्षात्कार के, और हम ये जानना चाहेंगे श्री राजीव कुमार से कि भला वो लखनऊ की क्या चीज़ बहुत मिस करते हैं? लखनऊ की हाजिर जवाबी और लखनऊ का तगल्लुफ़, ये बिल्कुल कम होते जा रहे हैं दोनों चीज़ें। हाजिर जवाबी में लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसको उस तरह से लेते नहीं जो हम लोग कहते हैं ना चिपका दी, तो वह अब चिपकाना नहीं होता। और दूसरा ये कि लखनऊ का जो अपना तकल्लुफ़, लखनऊ का खाना पीना, वो कहीं पर भी वो बिल्कुल अपना यहाँ का अनूठा ही है। तो और ये दोनों चीज़ें बहुत, इसीलिए बार बार आना होता भी रहता है और बड़े मन से आता हूँ। तो आज हम बात कर रहे थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी के साथ। राजीव कुमार जी से हमने तमाम औपचारिक बातें की और कुछ अनौपचारिक बातें भी की। राजीव कुमार जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।